डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जो मैकेनिकल वाइब्रेशन की यदि हम बात करें तो मैकेनिकल वाइब्रेशन में आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली द रिस्पॉन्स ऑफ ए रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस सिस्टम। अब पहले टॉपिक हम समझ लें, उसके बाद इसकी बैकग्राउंड की बात करेंगे। ये लेक्चर नंबर हमारा 47 होगा दोस्तों। अब लेक्चर नंबर 47, इसका मतलब कि इसके पहले आप लेक्चर 44 जरूर देखे होंगे। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूंगा। लेक्चर 44 यदि आप देखे हैं तो ये 100% आपको समझ में आएगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो ये मेरा दायित्व बनता है कि हम जो है लेक्चर नंबर 44 का एक ओवरव्यू आपको जरूर दे दें। ठीक है, हम ओवरव्यू देंगे, उसके पहले हम इस टॉपिक को समझ लें। बेसिकली है क्या रिस्पॉन्स ऑफ ए रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग। अब बात आती है रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस सिस्टम। अब सिस्टम अनबैलेंस कब होगा? ठीक है, और अनबैलेंस सिस्टम हम किसको बोल रहे हैं? क्योंकि हम मैकेनिकल वाइब्रेशन पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, मैकेनिकल वाइब्रेशन में जो भी आप मशीन देखते हैं, सपोज कीजिए कि आपका ये कोई भी एक मशीन है और इस मशीन में यदि कोई आपका मूविंग पार्ट्स है, मूविंग पार्ट्स सपोज कीजिए कि फ्लाई व्हील ही है, और फ्लाई व्हील ही क्यों, फ्लाई हटा दीजिए तो व्हील तो बचा, तो व्हील क्या है? मूविंग पार्ट है या नहीं? तो उसमें जब भी कोई अनबैलेंस फोर्स जनरेट होगा, अनबैलेंस फोर्स कब जनरेट होगा? जब नेट फोर्स आपका जीरो नहीं हो। ठीक है ना, नेट फोर्स जीरो नहीं हो, नेट मोमेंट आपका, कुल मोमेंट जो भी मशीन के अंदर फोर्स जनरेट हो रहा है वह यदि जीरो नहीं है या नेट मोमेंट जीरो नहीं है तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस सिस्टम। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अनबैलेंस फोर्स है और इसी अनबैलेंस फोर्स के चलते वाइब्रेशन जनरेट होता है। अब बात आती है रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग मशीन की। तो रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटिंग, अब मशीन के अंदर यदि हम बात करें तो हर तरह का मशीन मिलेगा आपको। जैसे कि आपका मशीन आप देखे होंगे, ठीक ना, मशीन में कुछ पार्ट्स आपके रोटेटिंग भी होते हैं और कुछ रेसिप्रोकेटिंग भी होते हैं। किस तरह से हम इसको समझाएं, इसके पहले थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू दें कि रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटिंग मास की बात करें तो अब एक तो आपका मान लीजिए कि ये फ्लाई व्हील है, ठीक है, और आपका दूसरा क्या है, यहाँ पर स्लाइडर है, क्रैंक पिस्टन अरेंजमेंट, ठीक है ना, और ये जो है क्रैंक, इससे क्या है, और ये कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये क्या हो गया आपका कनेक्टिंग रॉड, और ये क्या हो गया क्रैंक, ये रोटेट करेगा, ठीक है ना, और ये क्या होगा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, तो ये आगे पीछे होगा या नहीं? देखो आप यहां पर, तो ये क्या हो गया आपका रेसिप्रोकेटिंग मास, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? रेसिप्रोकेटिंग मास। ये क्या है आपका रेसिप्रोकेटिंग मास, ठीक ना। और इसकी यदि हम बात करें, ये वाली बात, तो ये क्या है आपका रोटेटिंग मास, है या नहीं? ये क्या है आपका रोटेटिंग मास। तो जब भी किसी मशीन में, ठीक है ना, जब भी किसी मशीन में, ठीक है ना, रोटर, रोटेटिंग पार्ट को क्या बोलते हैं? रोटर। रोटेटिंग पार्ट है मतलब रोटर है, तो यदि रोटर है, ठीक है ना, तो इट इज कॉल्ड रोटेटिंग मशीन, जस्ट लाइक टरबाइन। अब आप टरबाइन तो जरूर देखे होंगे दोस्तों, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल टरबाइन, ठीक है ना, आईसी इंजन। आईसी इंजन में तो ये आप बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आप देखे होंगे ये सिस्टम, ठीक है ना, आप पढ़े होंगे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक ये सब कॉन्सेप्ट में। तो बेसिकली जब भी इसमें आपका नेट अनबैलेंस फोर्स जीरो नहीं है, नेट अनबैलेंस फोर्स जीरो, नेट फोर्स आपका जीरो नहीं है, मतलब कुछ फोर्स इसमें कंजर्व हो रहा है। फोर्स कंजर्व तो होगा नहीं, वह अल्टीमेटली वाइब्रेशन डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, बेसिकली दिस प्रॉब्लम ऑफ अनबैलेंसिंग इन ए सिस्टम व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहां पे कब जब अनबैलेंसिंग होती है, अनबैलेंसिंग कब होगी कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका शाफ्ट है,
ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्या है, शाफ्ट है, इसके ऊपर एक आपका कोई फ्लाईव्हील है, ठीक है। अब ये जो है आपके शाफ्ट की एक्सिस है, ये जो है आपका शाफ्ट का एक्सिस है, ठीक ना। और ये जो है फ्लाईव्हील की सेंटर है यहाँ पर। यदि दोनों का सेंटर मैच कर रहा है, एक ही लाइन पे है, तो 100% बैलेंस होगा। लेकिन यदि फ्लाईव्हील का सेंटर यहाँ पे हो गया और ये सेंटर तो अपने जगह पर है ही, तो ये दोनों जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्रिएट हो गया, यही अनबैलेंसिंग की जो है मेन वजह है। तो व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस रोटर, ये क्या है आपका रोटर है, तो हम क्या बोलते हैं कि when center of gravity of rotor does not coincide with the center or axis of rotation of the shaft, then there will be problem of unbalancing. अब the distance between the axis of rotation, ये जो आपका axis of rotation है, और ये जो है center of gravity of the rotor इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। ये जो डिस्टेंस है, इतना जो डिस्टेंस क्रिएट हो गया, ये जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ इतना सा, इसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी और इंडिकेट करते हैं ई से, ठीक ना। एंड द मास एक्टिंग एट डिस्टेंस ई, यहां पर जो मास एक्ट कर रहा है, ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिक मास और इसको इंडिकेट करते हैं एम ई से, ठीक है ना। ए रोटेटिंग मशीन सपोर्टेड ऑन स्प्रिंग, अब इसको स्प्रिंग के ऊपर सपोर्ट करेंगे, ठीक ना। अब कैसे, तभी तो स्प्रिंग और डैम्पर के ऊपर कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, तभी तो हमारा क्या बनेगा, तभी हमारा क्या बनेगा, स्प्रिंग मास सिस्टम, तभी हमारा क्या होगा, स्प्रिंग मास सिस्टम। अब कैसे होगा, तो अब इसको समझिएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये कोई आपका सिस्टम था। अब यहां पर जो है इसका ये एक्सिस हो गया, ठीक है ना, और यहां पर आपका ये स्प्रिंग हो गया, और ये जो है आपका डैम्पर हो गया, और ये जो है आपका फाउंडेशन हो गया। ये क्या है दोस्त, फाउंडेशन, और ये क्या हो गया, डैम्पर, और ये हो गया स्प्रिंग। अब यहां पर जो रोटर है हमारा, रोटर जो है वह यहां पर आपका रोटर काम कर रहा है, ठीक है। अब ये रोटर जो है, ये जो है वेलोसिटी इसकी जो है मान लीजिए कि ओमेगा है, ठीक ना। तो यहां पर एंगल कोई होगा अनबैलेंस फोर्स का, ठीक ना, ये जो है अनबैलेंस फोर्स जो है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको हम बोलें, तो ये इस जो आपका मास है, ठीक है ना, कौन सा मास, इसेंट्रिक मास, जो अभी हम बता रहे थे, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ई डिस्टेंस पे आपका है कौन सा मास, एम नट, मान लीजिए एम नट। तो यहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स कितना होगा, एम नट ओमेगा स्क्वायर ई, एम ओमेगा स्क्वायर आर, बचपन में आप पढ़ते आ रहे हैं। और यही क्या है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यही इसी को हम लोग जो है बोलेंगे यहां पर जो है अनबैलेंस्ड फोर्स, और इसी के चलते हमारा पूरा का पूरा सिस्टम क्या होता है, अनबैलेंस्ड होता है, ठीक है। इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है आप मान लीजिए यहां पर इस डायरेक्शन में एक्स डॉट है, ठीक ना, सॉरी वेलोसिटी, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, और एक्स डॉट जो है आपका वेलोसिटी होगा, एक्स डबल डॉट एक्सेलरेशन होगा। अब हम आगे बढ़ें, इक्वेशन बनाएं, उसके पहले जैसा कि हमने बताया था कि इसके लिए आपको चाहिए कि लेक्चर नंबर 44 का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। लेक्चर नंबर 44 में था क्या, कुछ नहीं था, सिंपल सा ये बात था कि हमारा स्प्रिंग और डैम्पर तो है ही, जब इसमें हमारा हार्मोनिक फोर्स लगेगा, हार्मोनिक फोर्स जिसके चलते कि अनबैलेंस क्रिएट होगा, देखिए यही था जो है, हम डायरेक्ट याद दिलाएंगे, ये स्प्रिंग डैम्पर मास सिस्टम है, इसके ऊपर आपने हार्मोनिक फोर्स एफ साइन ओमेगा टी लगाया था, डिस्प्लेसमेंट एक्स है, ठीक है। अब यहां पर ये चूंकि फोर्स्ड वाइब्रेशन का एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपने यहां पर ब्रेक किया था, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गया था, एम एच डबल डॉट प्लस सी एच डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन बन गया था आपका, यही इक्वेशन बना है। अब इस इक्वेशन को ही
हम यहाँ पर सॉल्व करना चाहते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब ध्यान दीजिए, इसका दो इक्वेशन तोड़े थे, x इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, इसी को ट्रांजिएंट वाइब्रेशन बोलते हैं, तो इसको एसटीडी वाइब्रेशन बोलते हैं। ये ट्रांजिएंट वाइब्रेशन के लिए इक्वेशन ये था, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपके लिए इक्वेशन जो है हम डेराइव किए थे कुछ इस तरह से, और इसके हेल्प से ही हमारा ये फाइनल इक्वेशन आया था x इक्वल टू। तो ये जो है आपका, अब इसी इक्वेशन में समझ लीजिएगा थोड़ा सा। अब ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, ये इक्वेशन हम बार बार कोट करेंगे यहाँ पर। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है। सबसे पहले फ्री वाइब्रेशन का याद रखिएगा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन स्क्वायर रूट के बाई एम होता है। के स्प्रिंग स्टिफनेस है, एम क्या है? मास है। और इस डैम्प्ड वाइब्रेशन का सॉल्यूशन ये निकल करके आया था, A1 एम्पलीट्यूड है, E एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट है, माइनस C बाई 2m। C क्या है? क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है। और ये C बाई 2m माइनस के बाई m, इस तरह से ये इक्वेशन आया था, ठीक ना। A1 e टू द पावर जीटा। अब जीटा क्या है? जीटा है डैम्पिंग रेशियो, और डैम्पिंग रेशियो मतलब क्या? डैम्पिंग कोफिशिएंट अपन क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग किसको बोलते हैं? ठीक है ना, ये हम आपको बता चुके हैं लेक्चर नंबर 26 में, लेक्चर नंबर 30 में, ये सब पूरा डिटेल हम बता चुके हैं। तो अब यहाँ पर आकर के वो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये डैम्पिंग रेशियो, अब डैम्पिंग रेशियो का भी 3 कंडीशन बताए थे, क्रिटिकल डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग एंड अंडर डैम्पिंग, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गया आपका। इस इक्वेशन के हेल्प से ही हम ये दोनों इक्वेशन निकाले थे। ये जो है एक्स सी का पार्ट है, ठीक है। A1 क्या हो गया आपका? एम्पलीट्यूड, E डैम्पिंग रेशियो, ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, T टाइम पीरियड, स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर डैम्पिंग स्क्वायर, ओमेगा एन टी प्लस 1 दैट मींस की फेज, और एक्स एस। अब एक्स एस समझने की जरूरत है, ये क्या है? एक्स एस बेसिकली स्टैटिक डिफ्लेक्शन बोलते हैं, और इसका होता है एफ अपन के। एफ क्या है आपका? हार्मोनिक फोर्स, क्या के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद यही इक्वेशन है आपका, यही ध्यान दीजिए, एक्स सी प्लस एक्स पी, वही जो हम आपको निकाले समझा रहे हैं। तो ये है आपका एक्स एस, हमने बता दिया, एफ बाई के है। आर क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी रेशियो, और जेड जीटा क्या है आपका? डैम्पिंग रेशियो, सी अपन सी सी। सी क्या है आपका? डैम्पिंग कोफिशिएंट, और सी सी क्या है? क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। अब इसी को ए अपन एक्स एस को, ये एक्स एस यहाँ पर रखे हैं, ए अपन एक्स एस को बोलते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर। आप एम्पलीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, और ये एक्स एस। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड आप कैसे निकालेंगे ये भी थोड़ा समझ जाइए। बेसिकली ए अपॉन आपने क्या माना था? ए अपॉन एक्स जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, एक्स एस साइन ओमेगा टी माइनस फाइव अपन क्या निकला है? स्क्वायर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर और प्लस 2r जीटा का होल स्क्वायर, यही निकला है आपका, ठीक ना। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है, ये छूटा हुआ है यहाँ पर, इसके ऊपर स्क्वायर होगा। अब यही a अपन एक्स एस, इस एक्स एस को यहाँ इधर ले सकते हैं, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी माइनस फाइव अपन स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन फैक्टर। अब दोस्तों इसको तो आपने बोल दिया मैग्निफिकेशन फैक्टर, ठीक है। अब यही a अपन एक्स एस को हम यूज करेंगे। तो अब मेरा ये कहने का मतलब था कि ये कॉन्सेप्ट, ये सारे फॉर्मूला याद रखने की बात है, ठीक है। आप याद रखेंगे तो ही जो है आप इसको समझ पाएंगे, किसको? इस रिस्पॉन्स ऑफ रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस सिस्टम। बेसिकली क्या है? ये अनबैलेंस सिस्टम वाइब्रेशन जनरेट करेगा, फिर आपका एम्पलीट्यूड रेशियो निकलेगा, ठीक ना, जिसको मैग्निफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं। अब इसको हम धीरे धीरे आगे
लेकर के बढ़ते हैं, ठीक ना। अब आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम बता दें, आपको फिर से याद दिला दें कि के क्या हो गया आपका स्प्रिंग स्टिफनेस, सी क्या हो गया डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक ना। अब इसको हम मानकर चलते हैं सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। क्या है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अब देखिए यहां पर मूवमेंट जो होगा, हमने आपको बताया कौन सा मूवमेंट होगा, वर्टिकल मूवमेंट। चूंकि हॉरिजॉन्टल भी होगा लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वह बहुत मिनिमम होता है और उसका कोई बहुत इंपैक्ट इसके ऊपर नहीं आता है। लेकिन वर्टिकल का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, डेंजरस होता है और इसी के चलते जो है एक्सीडेंट भी होता है। तो अब वर्टिकल मूवमेंट जो होगा, वर्टिकल जो मूवमेंट होगा, वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह कितना होगा, ठीक ना। तो ये आप ध्यान दीजिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यदि हम लिखेंगे, क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा x प्लस ई साइन ओमेगा टी ड्यू टू अनबैलेंस सिस्टम, क्योंकि x तो था ही और ये हमने बताया कि अनबैलेंस कब होगा, यदि ये अपने सेंटर पे रोटेट कर रहा है तब तो वेल एंड गुड, लेकिन सेंटर से जैसे ही थोड़ा दूर जाएगा ये मास तो क्या हो जाएगा, ये ई डिस्टेंस पे गया, ठीक ना। तो यही ई डिस्टेंस जो है आपका क्या हो जाता है इसेंट्रिसिटी, और इसी के चलते जो है यही यही फोर्स के चलते जो है अनबैलेंस फोर्स जनरेट हुआ और इसी के चलते जो है सब गड़बड़ होता है, ठीक ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट इज बेसिकली ऑफ मच सिग्निफिकेंस, ठीक ना। और यही जो एम नट ओमेगा स्क्वायर ई निकाले हैं, तो जब हार्मोनिक लेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर ई साइन ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि एफ साइन ओमेगा टी लिखना है हमें, ठीक ना। यही जो है अनबैलेंस्ड फोर्स जो है कितना हो जाएगा एम नट ई ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा एम ई ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखे हम इसका, क्या लिखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, क्या लिखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन या इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन इक्वेशन। क्या बोलते हैं मोशन इक्वेशन फॉर किसके लिए रोटेटिंग मास के लिए। तो रोटेटिंग मास के लिए जब हम निकालेंगे इसी को, जब रोटेटिंग मास के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगा आपका नेट मास कितना था। इस सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान में रख करके ही काम करना है अपने को, ध्यान रखिएगा। अब इसका मास कितना हो जाएगा, मास m था, अनबैलेंस्ड मास कितना हो गया m नट, तो नेट मास कितना बचेगा m माइनस m नट x डबल डॉट हो जाएगा कि नहीं, प्लस क्या हो जाएगा आपका अनबैलेंस मास m नट, ठीक है। और ये x डबल डॉट होगा तो सही, लेकिन x डबल डॉट में डिस्टेंस कितना आ गया देखिए x प्लस ई साइन ओमेगा टी, यही है ना x प्लस ई साइन ओमेगा टी। तो अब इसके हिसाब से करेंगे यदि हम तो क्या हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी टी स्क्वायर, और इधर x प्लस ई साइन ओमेगा टी अब प्लस के एक्स प्लस सी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा और ब्रेक करें, ठीक है ना, ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये m माइनस m नट x डबल डॉट अब प्लस ये m नट, ये क्या हो जाएगा x डबल डॉट होगा कि नहीं, x डबल डॉट माइनस ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा m नट ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्यों क्योंकि साइन ओमेगा टी का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में आ जाएगा क्या कॉस ओमेगा टी एम ओमेगा स्क्वायर ई, और पहले कॉस आएगा, कॉस का फिर साइन आ जाएगा तो साइन ओमेगा टी और प्लस के एक्स और प्लस सी एक्स डॉट इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। इसी को
और थोड़ा हम सॉल्व करें, ये देखिए तो माइनस एम डॉट एक्स डबल डॉट और ये कैंसिल होगा कि नहीं, तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए तो एम एक्स डबल डॉट, ठीक है ना, माइनस प्लस कर लेते हैं, देखिए तो सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एम नट ओमेगा स्क्वायर ई साइन ओमेगा टी। यही इक्वेशन बना या नहीं आपका, यही मेन इक्वेशन बना, ठीक है, यही मेन इक्वेशन बना। अब इसी मेन इक्वेशन को आप उस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, किस इक्वेशन से, जो हमने आपको अभी बार बार हम बोल रहे हैं लेक्चर नंबर 44, तो लेक्चर नंबर 44 के इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, तो यही इक्वेशन है कि नहीं, एम एक्स डबल डॉट सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी, और यही इक्वेशन यहां पर निकल के आ रहा है कि नहीं, ये दोनों इक्वेशन क्या हो गए, सिमिलर। तो इसके लिए जो इक्वेशन निकला है, इसके लिए जो इक्वेशन निकला है वही इक्वेशन हम इसके लिए लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। तो बेसिकली दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है ना, डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है ना। यहां लिख भी देते हैं, क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू फोर्स्ड वाइब्रेशन इक्वेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन इक्वेशन। अब ये फोर्स्ड वाइब्रेशन इक्वेशन के यदि सिमिलर है, ठीक है ना, तो सेम इक्वेशन को हम यहाँ पर, दैट मीन्स की इक्वेशन है और F इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एम नट ओमेगा स्क्वायर ई, ठीक है ना। क्योंकि आप देख लीजिए, हम बार बार दिखा रहे हैं, पेज पर पढ़ाने का यही फायदा है कि हम यहाँ पर आपको रेफरेंस में दिखा सकते हैं, और यदि आप लेक्चर नंबर 44 देखे होंगे और मोस्ट प्रोबेबली देखे होंगे तो वहां से ये आपको आसान हो जाता है चीजें, ठीक है। अब हम यूज कर सकते हैं, तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर दें। अब यहां पर आपको फाइंड क्या करना रहता है, ठीक है ना, वी हैव टू फाइंड, we find the amplitude and phase angle, phase that means की एम्पलीट्यूड A और फेज फाई, ठीक ना। और एम्पलीट्यूड इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, एम्पलीट्यूड A इक्वल टू, उसके लिए क्या लिखते थे याद है आपको, मैं एक बार लिख देता हूं, F अपन K यही लिखते थे, और F बाई K को ही एक्स एस लिखे थे, और यहां पर स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या होता था 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 और जीटा, जीटा मतलब डैम्पिंग रेशियो इंटू ओमेगा अपन ओमेगा एन और इसका पूरा का होल स्क्वायर, यही था इक्वेशन। अब यहाँ पर f इक्वल टू क्या लिखे हैं, एम नट ओमेगा स्क्वायर ई, तो यहाँ पर f के जगह पर एम नट ई ओमेगा स्क्वायर रख दे तो निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, a इक्वल टू एफ के जगह पर क्या रखे हम, एम नट ओमेगा ई ओमेगा स्क्वायर अपन क्या के, और नीचे तो सेम इक्वेशन रह जाएगा, ठीक है ना, यही सेम इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। बात यह है कि ये जो आपने अभी लिखा इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, एम नट ओमेगा स्क्वायर अपन ई को हम नीचे लाएंगे, कैसे लाएंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये क्या हो गया, ए अपन एम नट ई को हम नीचे लाए, एम नट ई, ठीक है ना, एम नट ई, तो ओमेगा स्क्वायर ऊपर बचा रह गया, बच गया कि नहीं। और एक चीज ध्यान रखिए, ओमेगा स्क्वायर ऊपर बच गया। अब ये ओमेगा स्क्वायर, एक चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करना चाहते हैं हम, यहीं पे देखिए ऊपर वाले को सिर्फ, ये देखिए तो एम नट, ठीक है ना, ई अपन एम कर दें और ये ओमेगा स्क्वायर रहने दें, ठीक है ना, इनटू
ये m नीचे लिए तो m ऊपर भी लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा m/k, ठीक है। और इसी को अब हम तोड़ेंगे यदि, तो क्या हो जाएगा m0 e/m रहने दें, ये ओमेगा स्क्वायर रहने दें, और ये क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिखेंगे हम, ये 1 ये k और नीचे m ला देते हैं, नीचे m ला दिए और इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा करके स्क्वायर कर सकते हैं क्या, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो ऊपर का सिर्फ m0 e/m और ओमेगा n हो गया कि नहीं, ओमेगा n के और 2 पूरा का पूरा स्क्वायर। अब इसको हम जो है इसके डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, ये a अपन इस m0 e/m को इधर ले लिए, m0 e/m को इधर ले लिए, तो इधर अब क्या बच गया, ध्यान दीजिए, यही बचा ना ओमेगा n का स्क्वायर ऊपर में, और नीचे में क्या जो एज इट इज था वही चले आएगा, 1 माइनस ओमेगा n का स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2 जीटा ओमेगा n का होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन बना, ठीक है, ये इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करें, ठीक है ना, कब, एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है ना, व्हेन रेजोनेंस, जब रेजोनेंस है तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन, मतलब सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इक्वेट होगा तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टर्म 1 जब हो गया तो ये 0 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो 2 जीटा का होल स्क्वायर पे स्क्वायर, मतलब a/, ये m0 e/m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, ये क्या हो गया 2 जीटा का स्क्वायर पे स्क्वायर रूट, दैट मीन्स कि a/m0 e/m इक्वल टू 1/2 जीटा, यही इक्वेशन बना। तो ये किसका इक्वेशन हो गया आपका, एम्पलीट्यूड का, ये किसका हो गया, एम्पलीट्यूड का। इसी तरह से फेज एंगल, हम क्या लिख लें, फेज एंगल। जब फेज एंगल लिखेंगे तो फेज एंगल का फॉर्मूला याद होगा आपको, नहीं याद है तो हम आपको जो इक्वेशन सॉल्व किए थे वो दिखा दें, कौन सा, लेक्चर नंबर 44 में। अब देखिए यही है आपका इक्वेशन फेज एंगल का, क्या है, फाई इक्वल टू 2r जीटा अपन 1 माइनस आर स्क्वायर, याद रखिएगा, इसको हम समझा देते हैं। r क्या है, फ्रीक्वेंसी रेशियो, तो ये फाई क्या हो जाएगा 2, फाई क्या हो जाएगा 2r की जगह ओमेगा n लिखे, और ये जीटा अपन 1 माइनस ओमेगा n का होल स्क्वायर। अब एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक ना, ओमेगा जब ओमेगा n हो जाएगा तो यही टर्म क्या हो गया आपका 110, तो फाई कितना हो जाएगा आपका 0, फाई कितना हो गया 0। तो अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना हो हमें, ठीक ना, कंप्लीट सॉल्यूशन तो क्या लिखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक ना, तो अब लिख देते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर जो है अनबैलेंस रोटेटिंग मास, अनबैलेंस रोटेटिंग मास। अब अनबैलेंस रोटेटिंग मास का कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब क्या है, x इक्वल टू क्या लिखते थे, xc प्लस xp, याद होगा आपको, ठीक ना। तो अब ये इक्वेशन हम लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा, x इक्वल टू, और ये हम कई जगह लिखे भी हैं, देखिए यहाँ पर कई जगह लिखे भी हैं, यही तो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर जो 44 में हम बार बार बात कर रहे हैं, इसी को हम लिखेंगे, अभी भी सेम यही इक्वेशन लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर फोर्स के जगह पर आपका क्या आ जाएगा m0 e/m²,
और कुछ नहीं आएगा। तो इसको हम लिख ले, ये आपका A1, ठीक ना, एक्सपोनेंशियल, और ऊपर में जीटा डैम्पिंग रेशियो, ठीक ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंटू टी, और कॉस, और इधर कॉस, और ये जो है 1 माइनस जीटा का स्क्वायर ओमेगा एन टी, और प्लस 5, और इधर प्लस, ये कौन सा ट्रांजिएंट सॉल्यूशन हो गया, स्टेडी सॉल्यूशन एक्सपी, ये एक्ससी का वैल्यू इतना आता है, याद रखिएगा। और ये क्या हो गया एक्सपी, ठीक है, इसके जगह पर क्या हो जाएगा एम नॉट ई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, और इधर 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपन ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका किसका, फॉर दी कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर किसके लिए, अनबैलेंस रोटेटिंग मास के लिए, ठीक ना। अब यहाँ पर आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक ना, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं किसके बीच में, किसके बीच में, इसके बीच में, ये जो सॉल्यूशन निकला है आपका इसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और ग्राफ जो प्लॉट करेंगे तो किसके रिगार्डिंग, ग्राफ जो प्लॉट करेंगे हम क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे दोस्तों, समझिएगा इसको, ग्राफ जो प्लॉट करेंगे तो 2-3 कंडीशन यहां पर बनता है एक्चुअली, ठीक ना। ये जो ग्राफ प्लॉट करेंगे आप तो इधर क्या हो जाएगा ए अपन एम नॉट ई अपन एम, ये इस ग्राफ में जाएगा, और इधर ओमेगा अपन ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी रेशियो, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और जो है यहां पर कांस्टेंट क्या लेना पड़ेगा, ये डैम्पिंग रेशियो, तो डैम्पिंग रेशियो का 3 कंडीशन बनता है, या तो इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, ठीक है। अब ये तीनों कंडीशन ले करके आप देखिए, एक चीज पहले देखिए, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन लिए थे, मतलब ये इसकी रेशियो 1 जब लिए थे, तो ये तो मान लीजिए 0, ये 1, ये 2, इस तरह से 3 रख लीजिए। तो ये जो है आपका 1 वाले पे, ठीक ना, जब आप इसका 1 रखे थे तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, अभी आपके सामने है। इसकी वैल्यू जब 1 रखे थे, W बाई डब्ल्यू एन जब 1 रखे थे, ठीक ना, और इसका भी वैल्यू जीटा 1 रख लीजिए, तो वैल्यू क्या आई है 1/2 जीटा, यही वैल्यू आई है ना 1/2 जीटा। अच्छा, ओमेगा अपन ओमेगा एन जब 0 होगा इस इक्वेशन में, ये देखिए इक्वेशन सामने रखिए तभी समझ में आएगा, जब ओमेगा अपन ओमेगा एन 0 रखेंगे तो ये वैल्यू तो 0 आएगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग चीजें रखेंगे। देखिए जीटा यदि 0 रखते हैं तो जीटा मतलब क्या है डैम्पिंग रेशियो, तो डैम्पिंग रेशियो यदि जीटा रखेंगे, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू भी 0 रखेंगे तो सब 0 आएगा। लेकिन इसकी वैल्यू 0 रखें जीटा का, और इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहां पर देखिए 0 आएगा, आएगा कि नहीं। तो यहां पर अब 0 से इसकी वैल्यू बढ़ाते जाइए, इसकी 1 रखें और इसकी भी 1 रखें, आप निकाल लीजिए डायरेक्ट वैल्यू। यहां तो हम ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखा देंगे, जब आप 1 रखेंगे, ठीक ना, तो 1 रखेंगे तो कुछ ऐसा जा रहा होगा आपका, जैसे जैसे आपका जीटा मतलब आपका जो है जीटा का वैल्यू, ठीक ना, आप जब 0 रखते हैं, ठीक ना, तब तो ये ऐसे जाएगा, ये जीटा से थोड़ा भी पॉजिटिव जाएगा, थोड़ा भी पॉजिटिव जाएगा तो ये इस तरह का ग्राफ जाएगा, और जितना, जिसे मान लीजिए कि जीटा जब इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक ना, और तब आपका वैल्यू जो है कुछ ये ऐसे ही जाएगा, ठीक ना। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जीटा का वैल्यू जब 1 होगा तो कुछ वैल्यू आपका ऐसे जाएगा, ये जीटा 1, दैट मींस की डैम्पिंग रेशियो क्या है 1 है, और ये डैम्पिंग रेशियो क्या है आपका 0 है, ये डैम्पिंग रेशियो क्या है यहाँ पर आपका 0 है। कुल मिलाकर के 0 और 1, दैट मींस अच्छा ओवर डैम्प्ड होगा तो अब ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दिस इज द ग्राफ बिटवीन द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रेशियो, ठीक है।
तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। एट रेजोनेंस हमने निकाला है, एट रेजोनेंस आपने अभी निकाला है, क्या निकाला है, यही इक्वेशन निकाले हैं, ठीक है ना। एट रेजोनेंस यही निकाले हैं ना। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ए एम को ऊपर ले लीजिए, ठीक है ना। ए एम इक्वल टू इधर एम नट ई अपन 2 जीटा। तो जिस तरह से जब जैसा जरूरत पड़े, ठीक है ना, और ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम नट ई अपन 2m जीटा। तो ये आपका एम्पलीट्यूड है एट द रेजोनेंस, ठीक है ना। तो कोई पूछता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एम नट ई अपन 2m जीटा, ठीक है ना। यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए कि कहाँ पर क्या है। ये ए क्या है, एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस, एम नट क्या है, अनबैलेंस्ड मास, क्या है, अनबैलेंस्ड मास, ठीक है। और ये एम क्या है, मास ऑफ द रोटर या रोटेटिंग मास, ठीक है ना, ये रोटेटिंग मास हो गया। और ये जीटा क्या हो गया, डैम्पिंग रेशियो, ठीक है ना, क्या हो गया, डैम्पिंग रेशियो। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी किसकी, रोटेटिंग मास की। अब ये रोटेटिंग मास का हमने देखा। इसी तरह से इसमें रेसिप्रोकेटिंग मास के लिए भी अनबैलेंस्ड सिस्टम होगा। रेसिप्रोकेटिंग मास मतलब क्या, रेसिप्रोकेटिंग मास का हमने कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जैसे ये तो अब रोटेटिंग मास के लिए याद रखिएगा, जब रेसिप्रोकेटिंग मास आएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए इक्वेशन सेम है, सिर्फ ये वाला इक्वेशन, ये पार्ट चेंज हुआ है किसमें, रोटेटिंग में। लेकिन यही जब आपका क्या करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग, यही है ना रेसिप्रोकेटिंग। देखिए हम एक बना देते हैं, और ये जो है आपका क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड, और ये क्या हो गया, क्रैंक, और यही जो है स्लाइडर है, ये स्लाइड करेगा किसके किसके बीच में, ये स्लाइडर है, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट एंड राइट मूव करेगा। तो ये रेसिप्रोकेटिंग मास हो गया। ये भी क्या है, ये जो है कनेक्टिंग रॉड, ठीक है ना, क्या हो गया, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटिंग दोनों में है, ये मिक्स है। ये प्योर रोटेटिंग है, ये प्योर रेसिप्रोकेटिंग है। और कनेक्टिंग रॉड पे यदि कोई मास है तो रेसिप्रोकेटिंग भी है एंड रोटेटिंग भी है, ये ध्यान रखना है। अब यहां भी ये जो है यदि इस एक्सिस पे यदि मूव कर रहा है तो वेल एंड गुड, ये कुछ एंगल होगा थीटा। अब ये जो है डायनामिक्स ऑफ मशीन में, ये जो है हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जरूर देखिएगा। तो वहां यदि आप देखेंगे ध्यान से तो वहां पर आपको ये मिलेगा कि आपका जो अनबैलेंस्ड फोर्स हो रहा है वह होता है यहाँ पर एम नट ई ओमेगा स्क्वायर। ये तो बोलिएगा सर रोटेटिंग में भी था, लेकिन नहीं, रेसिप्रोकेटिंग में थोड़ा सा और ये इलोंगेट हो जाता है, क्या, साइन ओमेगा टी प्लस ई बाई एल और साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है ना। बोलिएगा सर ये इक्वेशन आप ला कहां से रहे हैं, ये ला रहे हैं हम डायनामिक्स ऑफ मशीन से, ठीक है। तो अब डायनामिक्स ऑफ मशीन में थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप याद कर लीजिए। बोलिए सर एल क्या है, तो एल इज द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। एल क्या है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, लिख देते हैं हम आपको, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग। अब बोलिएगा सर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन कुछ नहीं लिखना है दोस्तों, ये जो एम नट ई ओमेगा स्क्वायर है वही चीज यहां पर रख देना है, के भी अपनी जगह पर रहेगा, एम नट ई ओमेगा स्क्वायर के जगह पर एम नट ई ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ई बाई एल साइन 2 ओमेगा टी। अब इसमें आप बताइए यदि कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पर अपना बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आज के लेक्चर में यहीं तक जो है था अपना राम कहानी, कि हमने आपको बताने की कोशिश किया कि किस तरह से कोई यदि सिस्टम है तो रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटिंग दोनों पार्टिसिपेट करता है। तो हमने शुरुआत किया था आपका
2 मिनट यहाँ पर हम देख लें, ये रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटिंग मास। और हम आपको यहाँ पर ही लिख दें कि जो है क्या निकला था इक्वेशन, ठीक ना। इक्वेशन आपका यहाँ भी वही होगा, क्या, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन निकला था किसके लिए, ये किसके लिए इक्वेशन निकला है आपको, फोर्स्ड वाइब्रेशन का। ये इक्वेशन किसका है, फोर्स्ड वाइब्रेशन का, ध्यान दीजिएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन का, ठीक है। और अब इसका फॉर, अब यहां पर लिखेंगे फॉर रोटेटिंग अनबैलेंस सिस्टम के लिए लिखेंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही F इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम नट ओमेगा स्क्वायर ई, ठीक ना, रोटेटिंग के लिए। और फॉर रेसिप्रोकेटिंग के लिए क्या हो जाएगा, ठीक ना, यही F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ठीक ना। तो उसको हम F साइन ओमेगा टी की जगह डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम नट ई ओमेगा स्क्वायर, इसे रोटेटिंग के लिए था ही आपका, और इसमें रेसिप्रोकेटिंग का आ जाएगा साइन ओमेगा टी और प्लस ई बाई एल साइन टू ओमेगा टी। कहने का मतलब ई क्या है, इसेंट्रिसिटी। कितना इसेंट्रिसिटी क्या था, हमने आपको बताया था कि जो आपका मेन जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमने आपको बताया था एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये शाफ्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन है मान लीजिए, और इसके ऊपर क्या है आपका फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील और इसका एक्सिस और इसका सेंटर पॉइंट थोड़ा सा डिस्टेंस पे आ जाता है, ठीक ना। कुल मिलाकर के कि क्रिटिकल स्पीड भी शाफ्ट पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां भी यही होता है कि ये आपका शाफ्ट का एक्सिस है एक्चुअल, लेकिन चलते चलते, ठीक ना, चलते चलते थक जाता हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा मूव हो जाता हूं मैं, ये देखो यहां पर आ गया आपका, ठीक ना, ये शाफ्ट ऐसे झुक गया, झुक जाता है, ठीक ना। और यही जो है, ये जो डिफ्लेक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो यही इसेंट्रिसिटी अभी हम रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग जो है मास में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो कुल मिलाकर के ये जो है आपका इक्वेशन था हमारा रोटेटिंग मास के लिए, और ये एम्पलीट्यूड निकाले थे, इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक ना, कि जो है कैसे हम ये इसको सॉल्व किए थे, और फाइनली ये जो है आपका सॉल्व करके ये इक्वेशन आ गया था, ठीक ना, ये इक्वेशन निकाल लिए थे हम, ठीक ना। इस इक्वेशन के बाद जो है हमने कंडीशन लिया था किसका, रेजोनेंस का। तो इस रेजोनेंस के आधार पर ये हमने इक्वेशन निकाले थे, ठीक ना, ये कंडीशन निकाले थे एट रेजोनेंस, ठीक है। और ये फेज एंगल जब निकालेंगे तो फेज एंगल क्या आ रहा था, एट रेजोनेंस 0, ठीक है। तो ये था किसके लिए, रोटेटिंग के लिए। उसी तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन निकाले हम, ठीक है, एक्स सी प्लस एक्स पी, मैं बार बार बताता हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन एंड स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन, ठीक है। और इसका ये सॉल्यूशन निकला, इसमें सब नोटेशन हमने आपको बता दिए। फिर अब बात आ रही थी कि सर आपने रोटेटिंग का बता दिया, रेसिप्रोकेटिंग का क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग का कुछ नहीं दोस्तों, इसके जगह पर ये एम नट ई ओमेगा स्क्वायर के जगह पर ये रख देना है, ठीक है ना। अब बोलिएगा सर ये कहां से आ गया, क्यों आ गया, तो दोस्तों ये डायनामिक ऑफ मशीन से आया है और कहीं से नहीं आया है, थ्योरी ऑफ मशीन से आया है, ठीक है ना, मशीन मैकेनिज्म से आया है। इसका डिटेल जो है हम डाल देंगे, ठीक है ना, कहाँ पे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज यहीं तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में पूरी तरह से आया होगा, और भी पूरी तरह से, क्योंकि देखिए वाइब्रेशन जो सब्जेक्ट है और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, आप नए टॉपिक को डायरेक्ट समझ सकते हैं, इसमें सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे अभी इसके बाद हम पढ़ाएंगे सपोर्ट मोशन, तो यदि ये अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो सपोर्ट मोशन में भी आपको दिक्कत आएगी,
ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आप इसके पीछे का भी लेक्चर देखेंगे या देख लिए होंगे। सीक्वेंस में देखिए, ये जैसे लेक्चर नंबर आपका 47 था, इसी तरह से 48, 49, ठीक है ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत सारा करेंगे। तो सब देखते रहिए, लाइफ एंजॉय करते रहिए। और जैसे सिनेमा 4 घंटा एक साथ बैठ करके देखते हैं, उसी तरह से इसका भी आदत डालिए कि हम लोग एक साथ बैठे तो कम से कम 1 घंटे की एक वीडियो जो है देखें, कंसंट्रेट होकर के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, और देन आफ्टर कुछ और जो है कार्य करें। सिनेमा देखना, नौटंकी देखना, ठीक है ना, वो देखने से क्या, लाइफ में नौटंकी तो नहीं करना है ना, कुछ क्रिएटिव करना है। इंजीनियरिंग यदि अपन कर रहे हैं, कुछ अच्छा करना है जीवन में, कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फालतू की चीजें अपन देखते रहें, उसके बजाय अपने ज्ञानवर्धक चीजें देखें, जीवन में नित्य नई उन्नति करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, इस चैनल को प्रमोट करते रहें, खूब अपना ज्ञान वर्धन करते रहें। धन्यवाद, धन्यवाद।